स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ बुक्स। इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं ओशो के जीवन पर लिखी किताब ओशो के संग मेरी जीवन यात्रा। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि इस किताब के लेखक स्वामी आनंद किरण मेरे ही शहर के रहने वाले हैं, जो ओशो के शिष्य हैं एवं कॉलेज के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं। लेखक ने स्वयं ओशो के साथ काफी समय बिताया है। वह इस किताब में लिखी बातें उन्होंने स्वयं ओशो के मुख से सुनी है। इस किताब के पिछले भाग में हमने ओशो के बचपन के बारे में जाना, जिनमें अनेक चमत्कारी व रहस्यमयी घटनाएं भी है। लेकिन लेखक ने बड़े ही सरल अंदाज में घटनाओं को प्रमाण सहित इस किताब में समझाया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस किताब का पिछला भाग भी आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने की रिक्वेस्ट अंशु यादव, संगीता पॉल व राम कुमार ने की थी। अन्य श्रोताओं ने भी पिछला वीडियो काफी पसंद किया था। मैं अंशु यादव, संगीता पॉल व राम कुमार से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी इस वीडियो को सुने तो कृपया कमेंट अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 11 जिसका शीर्षक है 3 बुद्धों की निगरानी। शुरू करते हैं। ओशो जब लड़के ही थे और गांव में ही रहते थे, तब बारी बारी से 3 जीवन मुक्त व्यक्ति उनकी देखभाल को आए। ओशो कहते हैं कि यह एक परंपरा है। जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होने को होता है तो 3 जागृत पुरुष उसकी निगरानी रखते हैं, क्योंकि जब यह बुद्धत्व का फूल खिलने को होता है तो व्यक्ति ऐसी मस्ती और मौज में होता है कि खतरों से खेलना उसका शगल होता है। किसी भी प्रकार का भय उसके जीवन में नहीं रह जाता है। इन तीनों में से एक थे मग्गा बाबा। इन्हें मग्गा बाबा इसलिए कहते थे क्योंकि हर वक्त वो एक मग अपने पास रखते थे। बोलते नहीं थे, और अगर बोलते भी तो जिब्रिश में, यानी ऐसी अनर्गल भाषा जो न वो खुद समझते न सुनने वाला समझता। वो कहीं भी बैठे रहते और लोग उनके मग्गे में पैसे डाल देते, और कोई उसमें से पैसे निकाल भी लेता तो वो कुछ नहीं कहते। कई बार मग्गा बाबा की भी चोरी हो जाती, मतलब कोई दूसरे गांव कस्बे के लोग उनको रिक्शा में बिठाकर अपने गांव ले जाते। लोग इधर उधर उनकी तलाश करते। कुछ समय बाद वो खुद ही वापस आ जाते। यो तो वो मौन ही रहते, किसी से भी कभी कोई बातचीत नहीं की। लेकिन रात के समय वो जुगाड़ बिठाकर रजनीश के पास आ जाते और उनसे बहुत बातें करते। मग्गा बाबा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे, यह बात सिर्फ रजनीश जानते थे। इसी तरह एक पागल बाबा सदा पागल की तरह रहते, अपनी असलियत छिपाए हुए। बुद्धत्व उपलब्ध होने से पहले रजनीश स्वयं एकदम मौन हो गए। एक शब्द भी उनसे बोला नहीं जाता। जिस आदमी ने भाषा को नचाया वो व्यक्ति एक ऐसे दौर से भी गुजरा कि एक वाक्य तक नहीं बना पाता। वो रात को घर से शमशान घाट चले जाते और रात रात भर वहां बैठे रहते। शिव मंदिर में चले जाते, जो एकदम गाडरवाड़ा के बाहर था, या किसी बड़े पीपल या बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते। इस दौर में घर वाले बहुत चिंतित हुए कि इसको क्या हो गया, क्या यह पागल हो गया। बहुत डॉक्टर, वैद्य और हकीमों को बुलाते। एक दिन पागल बाबा उनके घर आए और आकर इस रजनीश नाम के लड़के के पांव छुए। लोगों ने और घर वालों ने तो यही समझा कि ये तो पागल बाबा हैं जो इस लड़के के पांव छू रहे हैं। लेकिन इस पागल बाबा ने रजनीश के कान में कहा कि तुम पागल नहीं हो, जो हो रहा है वो बहुत शुभ हो रहा है। तुम भावी बुद्ध हो। बुद्ध से यहां मतलब परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति। घर वालों से उन्होंने कहा, यह लड़का पागल नहीं हो गया, तुम इसका कोई इलाज मत करवाओ। तुम्हारे इलाज से इसकी यात्रा में बाधा ही पड़ती है। इसको इसके हाल पर छोड़ दो। जिस दिन इसके जीवन में सूर्योदय होगा उसका प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। यह कहकर पागल बाबा चले गए। पागल बाबा बहुत बड़े बांसुरी वादक थे। ये बात भी सिर्फ रजनीश जानते थे, क्योंकि जब रात को सिर्फ वो दोनों होते थे तो कभी कभी पागल बाबा अपनी बांसुरी निकालकर सुनाते थे। रजनीश स्वयं भी बांसुरी वादक थे। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बांसुरी के उस्ताद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ऐसे ही ओशो के भक्त नहीं बने थे। वो जब तब ओशो आश्रम पूना आकर अपना बांसुरी वादन उन्हें सुनाया करते थे। इसे वो अपना परम सौभाग्य मानते थे। उन्होंने कहा है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में होता, जब मुझे खालीपन लगता, कोई ऊब मुझे पकड़ लेती, तो मैं तुरंत पहली फ्लाइट पकड़कर ओशो आश्रम पहुंचकर ओशो के दर्शन कर उन्हें बांसुरी सुनाता। उस बुद्ध चेतना की उपस्थिति मुझे फिर तरोताजा कर देती। बड़े बड़े संगीतज्ञ, गायक और वादक, नृतक
ओशो आश्रम पूना आकर अपनी प्रस्तुतियां देते रहे हैं। जैसे स्वामी हरिदास जयंती पर आयोजित संगीत सम्मेलन में अपनी हाजिरी देकर संगीत जगत के लोग अपना सौभाग्य मानते हैं, वैसी ही स्थिति यहां भी थी। संगीतकार आनंद जी कल्याण जी, संगीतकार जसवंत देव, ये तो ओशो सन्यासी ही थे। पागल बाबा की पहुंच बड़े बड़े लोगों तक थी। उन्होंने रजनीश को अपने साथ ले जाकर उन्हें नेहरू जी से तथा और भी कई अन्य नामी लोगों से मिलवाया। नेहरू जी के तो स्पष्ट निर्देश थे कि जब भी पागल बाबा आए तो तुरंत मुझे उसकी सूचना दी जाए। सूचना मिलते ही सब काम छोड़कर नेहरू जी स्वयं अगवानी करने प्रधानमंत्री आवास या कार्यालय के मुख्य द्वार पर आते और बड़े आदर सहित इन्हें भीतर लेके जाते। मुरारजी देसाई यो ही जीवन भर ओशो से द्वेष करते रहे। उसका कारण ऐसा ही एक अवसर था। जब पागल बाबा रजनीश को साथ लेकर नेहरू जी के पास गए तो नेहरू जी ने सब काम छोड़कर अगवानी की, तो मुरारजी देखकर जल भून गए, क्योंकि वो 1 घंटे से वहां बैठे थे और नेहरू जी ने उन्हें मिलने का अब तक टाइम नहीं दिया था। और ये आए तो इनकी अगवानी कर इन्हें अपने कक्ष में लेकर गए और घंटा भर तक चर्चा करते रहे। मोरारजी को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। ओशो ने कहा कि हमारी बातचीत में नेहरू एक राजनेता के बजाय एक कवि ज्यादा लगते रहे। पागल बाबा ने एक बार एक व्यक्ति को 1 रुपया घूस देकर रजनीश को बुलाने रात को भेजा। जब वो घर गया तो उनके पिताजी ने कहा, रजनीश इस वक्त रात को नहीं जाएगा। लेकिन ओशो के कान में यह बात पड़ गई और वे तुरंत उस आदमी के साथ पागल बाबा के पास चले गए। ऐसे समय में जब रजनीश उनके पास जाते तब अन्य कोई पहले से ही बाबा के इर्द गिर्द बैठे होते, तो वो बड़ा पागलपन का नाटक कर उन्हें भगा देते और फिर रात भर दोनों बैठकर बातें करते। इस बार पागल बाबा ने कहा कि मेरा वक्त आ गया है, मुझे हिमालय जाना होगा। मेरी मृत्यु में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, मुझे तो जाना होगा। मगर आज मुझे अफसोस हो रहा है कि यह मेरा आखिरी जन्म है। मैं जीवन मुक्त हो चुका हूं। आज मुझे लगता है कि मेरा एक जन्म और होता तो मैं तुम्हें तब तक देख पाता जब तुम्हारा सहस्त्र दल कमल खिलेगा, लेकिन अब यह संभव नहीं है। यह कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने अपनी बांसुरी और एक कंबल ओशो को भेंट दी और ओशो को विदा किया। रास्ते में घर आते समय ओशो उस कंबल को तो रास्ते में ही फेंक आई, क्योंकि नानी ऐसा कंबल जो मैला भी था घर में नहीं रखने देती। और बांसुरी उन्होंने एक नदी में फेंक दी, क्योंकि उनका एक दोस्त जो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था एक दिन उसी नदी में डूब गया था। अब शुरू होता है अध्याय 12, जिसका शीर्षक है ओशो की विलक्षण प्रतिभा। शुरू करते हैं। जब ओशो सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब के भी बहुत रोचक प्रसंग है। ओशो ने एमए दर्शन शास्त्र से गोल्ड मेडलिस्ट होकर किया। जब वो एमए के विद्यार्थी थे तो उनके विषय में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्रीवास्तव पहले दिन से ही जान गए थे कि यह लड़का जीनियस है। सो वो कभी भी अपना लेक्चर क्लास में आकर नहीं देते थे। वो रजनीश से उस विषय पर बोलने को कहते और सारी क्लास और प्रोफेसर स्वयं बैठकर उनको दत्तचित्त होकर सुनते। जब परीक्षा का समय आता तो प्रोफेसर श्रीवास्तव स्वयं सुबह जल्दी उठकर छात्रावास आते जहां रजनीश रहते थे, और वो वार्डन को कहते, उस लड़के को जगाओ, आज उसका पेपर है अभी, और मुझे पता है वो अपने आप उठकर परीक्षा देने नहीं जाएगा। उनको नींद से जगाया जाता और फिर प्रोफेसर उनको अपनी कार में बिठाकर परीक्षा हॉल तक ले जाकर उनको सीट पर बिठाकर वीक्षक को हिदायत देकर आते कि इस लड़के को 3 घंटे से पहले परीक्षा कक्ष से बाहर मत जाने देना। और रजनीश से भी कहते, भैया तुम वो ही लिखना जो पुस्तकों में लिखा है। परीक्षा के 3 घंटे पूरे होने पर वो फिर वहां आते और वीक्षक से कहते, उस लड़के की कॉपी दिखाना, और देखकर पढ़कर वो दंग रह जाते कि इसने एक भी बात किताबों वाली नहीं लिखी है। विश्वविद्यालय में रजनीश की वेशभूषा ही सबसे अलग। वो एक लंबा सा खद्दर का कुर्ता और नीचे सफेद लुंगी तथा पैरों में जूते चप्पल नहीं बल्कि लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे। तो जब वो बरामदों में चलते तो दूर से ही पता चल जाता कि रजनीश आ रहा है। उनका तेज ऐसा था कि लड़के तो क्या, प्रोफेसर तक उनसे बात करने में घबराते थे। नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है, यह रजनीश पर पूरा चरितार्थ होता था। वो कभी कटिंग या दाढ़ी नहीं बनवाते थे। सिर के केश लंबे और दाढ़ी बढ़ी हुई। एक बार प्रोफेसर श्रीवास्तव छात्रवृत्ति स्वीकृत करवाने हेतु उपकुलपति के पास लेकर गए और रास्ते में समझाया कि तुम उनसे बहस मत करना। तब तो हाँ हूं कर दी, लेकिन
उप कुलपति के पास पहुंचे तो झंझट शुरू हो गई, क्योंकि छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पहले उन्होंने पूछ लिया, ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। तब इतना सुनते ही रजनीश तो प्रश्न से ही प्रश्न निकालने की कला में शुरू से ही सिद्धस्त थे। सो उन्होंने कहा, छात्रवृत्ति तो बाद में देखेंगे, पहले जरा इनसे तो निपट ले। श्रीवास्तव साहब लाख मना करते रहे और वीसी से कहते रहे, साहब यह लड़का बहुत प्रतिभाशाली है, हमारे दर्शन शास्त्र और अपनी यूनिवर्सिटी का गौरव है। लेकिन रजनीश तो उनसे उलझ पड़े, बोले, आपका प्रश्न ही गलत है, क्योंकि दाढ़ी मैंने बढ़ा नहीं रखी है, यह तो अपने आप बढ़ती है। मेरा सवाल आपसे है कि आपने दाढ़ी कटा क्यों रखी है। सवाल सुनकर वीसी हैरान हुआ कि ऐसा सवाल तो मुझसे कभी किसी ने नहीं किया, और बात तो तुम्हारी सच है कि दाढ़ी अपने आप बढ़ती है, कटाते हम हैं। खैर, छात्रवृत्ति तो स्वीकृत हुई ही, लेकिन वीसी को भी निरुत्तर कराए। एक बहुत ही अनूठा उदाहरण सागर विश्वविद्यालय के इतिहास में दर्ज है, और ऐसा उदाहरण भारत के अन्य नामी गिरामी विश्वविद्यालयों के इतिहास में भी कहीं दर्ज नहीं होगा। वो उदाहरण यह है कि जब ओशो ने एमए की परीक्षा दी थी तो उन दिनों एक पेपर पूरे 100 नंबर का मौखिक हुआ करता था। हमने भी जब एमए की थी तब भी स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में यह मौखिक पेपर हुआ करता था, जिसको लेने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय से प्रोफेसर बुलाए जाते थे। जब रजनीश एमए स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में थे, तब सागर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग ने हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से 2 विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर मौखिक परीक्षा लेने के लिए बुलाए थे। इस मौखिक परीक्षा के शुरू होने से पहले प्रोफेसर श्रीवास्तव ने रजनीश से बहुत निवेदन किया था कि तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर आएंगे ही, यह मैं तुम्हारी बौद्धिक प्रखरता को जानकर कह रहा हूं। बस तुम इतनी मेहरबानी करना कि बाहर से आ रहे प्रोफेसर्स के साथ तुम जिरह मत करना। तब तो बहुत भोले भाले अंदाज में रजनीश ने कहा, मुझे काहे को बहस करनी है। मौखिक परीक्षा शुरू हुई और जब रजनीश का नंबर आया तो पहले प्रश्न में ही झंझट शुरू हो गई। प्रोफेसर श्रीवास्तव भी विभागाध्यक्ष के नाते उस मौखिक परीक्षा के परीक्षक बोर्ड में बैठे थे। वो मेज के नीचे से रजनीश का कुर्ता खींच रहे थे। उनका आशय यह था कि बहस मत करो, लेकिन रजनीश कहाँ मानने वाले थे उनके इशारों को। बहस शुरू। पहला ही प्रश्न आगंतुक महानुभाव ने पूछा कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या भेद है। इस पर रजनीश ने तो अपने ही अंदाज में उल्टे उनसे ही सवाल कर दिया, क्या दर्शन भी 2 होते हैं, भारतीय अलग और पाश्चात्य अलग। अब दर्शन शास्त्र में तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन अलग अलग ही बताए गए हैं, लेकिन रजनीश जैसी प्रज्ञा का धनी कोई किताबों से उत्तर थोड़े ही देते हैं, वो तो अपनी अनुभूति से बोलते हैं। अब यह जो बहस शुरू हुई तो 3 घंटे तक चली और आखिर में प्रोफेसर्स निरुत्तर हो गए और उन्होंने रिकॉर्ड में यह दर्ज किया कि द कैंडिडेट इज मोर नॉलेजेबल देन द एक्सपर्ट्स, अर्थात यह विद्यार्थी रजनीश हम विशेषज्ञों से भी अधिक ज्ञान और बौद्धिक क्षमता वाला है। उन्हें 100 में से 99 नंबर उस मौखिक परीक्षा में दिए गए। तो फिर उन्होंने उनसे सवाल किया कि 1 नंबर किस बात का काटा गया है। तो विषय विशेषज्ञों ने कहा, हम तो आपको 100 में से 200 नंबर देना चाहते हैं और आप 100 में से 100 के तो हकदार हैं ही, लेकिन हमारी मजबूरी समझिए कि यह गणित का पेपर नहीं है, अतः हम आपको 100 में से 100 नहीं दे सकते। तब कहीं पीछा छोड़ा उनका। अब शुरू होता है अध्याय 13, जिसका शीर्षक है आचार्य रजनीश एवं संस्मरण। शुरू करते हैं। ऐसी विलक्षण, विद्रोही और सांचों को ही बदल देने वाली प्रतिभा के धनी रजनीश हैं। बाल्यकाल से विद्यार्थी जीवन तक उन्हें इसी नाम से जाना गया, लेकिन बाद में वो स्वयं प्रोफेसर बने, तब आचार्य रजनीश। और जब पूना आश्रम की स्थापना हो गई और वो वहां अनवरत विभिन्न विषयों पर प्रवचन देते और विभिन्न ध्यान, प्रयोग और थेरेपी ग्रुप चलाते, तो उनके शिष्य उन्हें भगवान रजनीश कहकर संबोधित करने लगे, क्योंकि शिष्यों की श्रद्धा के सामने और सब संबोधन जैसे गुरु, सदगुरु, संत आदि सब संबोधन छोटे पड़ने लगे। इस पर भी बहुत सवाल उठे और भ्रांतियां और भ्रम फैलाया गया कि रजनीश अपने आप को भगवान कहते हैं। वो भगवान कैसे हो सकते हैं? यह सब उनका दंभ है। उनके चाटुकार उन्हें महिमा मंडित कर रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी उन्होंने दिए हैं कि भगवान मैं ही नहीं, तुम भी हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे यह पता है और तुम अभी अपने आप से परिचित नहीं हो। बैठे तो तुम भी उसी चेतना के शिखर पर हो, लेकिन मेरी आंखें खुली हैं
और तुम अभी अंधेरी घाटियों के सपनों में खोए हो। जिस दिन जागोगे उस दिन तुम भी वो ही घोषणा करोगे जो उपनिषद के ऋषियों ने की थी, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरी बात, क्या किसी आंख वाले को यह प्रमाण पत्र अंधों से लेना पड़ता है कि वो आंख वाला है? क्या बुद्धिमत्ता का तमगा मूर्खों से लिया जाता है? क्या किसी के बुद्धत्व की पहचान और घोषणा वो लोग करेंगे जो अभी मोह माया और वासनाओं के कीचड़ में पड़े हैं? कृष्ण या बुद्ध या महावीर के भगवान होने की घोषणा किसने की? मंसूर ने खुद ही तो घोषणा की, अनलहक यानी मैं खुदा हूं। क्या सूर्योदय की पहचान चमगादड़ करते हैं? जब उनको सुनते और पढ़ते हैं तो उनका बुद्धत्व स्वयं घोषित होता है। चेतना के जिस शिखर से वो बोलते हैं वैसा क्या कोई सिर्फ अध्ययन करके बोल सकता है? सूर्य का प्रकाश, उसका तेज स्वयं प्रमाण है कि वो ऊर्जा का अक्षय भंडार है। क्या सूर्य को अपने प्रकाशवान होने का प्रमाण पत्र अंधेरे से लेना होगा? उनके जीवन के उत्तरार्ध में उनको ओशो नाम से पुकारा जाने लगा। इस शब्द ओशो के बारे में ओशो ने स्वयं बताया कि यह सुदूर पूर्व की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है परम ज्ञान को उपलब्ध ऐसा पुरुष जो जमीन पर चले तो आसमान भी फूल बरसाए, ज्ञान का महासागर। ओशो एमए के गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन जब वो मेडल उन्हें मिला तो उन्होंने भागकर उसको कुएं में डाल दिया। प्रोफेसर श्रीवास्तव उनके पीछे गए और कहा, यह तुमने क्या किया? मेडल को कुएं में क्यों डाल दिया? बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़े अध्ययन और तपस्या से ये मेडल मिलता है और हर किसी को नहीं मिलता, किसी एक को मिलता है। जिसको मिलता है वो इसे जीवन भर ड्राइंग रूम में टांग कर रखता है कि लोग इसे देखें और जानें। यह तो उनकी थाती होती है जो अपने बेटों पोतों को बड़े गर्व से बताते हैं और सौंप कर जाते हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उन पर नाज कर सके। रजनीश का उत्तर बहुत चौंकाने वाला है। इस मेडल ने मेरी जिंदगी के 16 वर्ष बर्बाद कर दिए। किसी मेडल ट्रॉफी को उन्होंने कभी संभालकर या संजोकर नहीं रखा। वो किसी पुरस्कार, मेडल और यहाँ तक कि किसी नोबेल पुरस्कार से भी बहुत बड़े थे। अगर नोबेल प्राइज उन्हें दिया भी जाए, जो कतई संभव भी नहीं लगता, तो भी वो या तो सीधा साधा इनकार ही कर देते या लेने ही नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस आदमी की संपत्ति से नोबेल प्राइज की मनी और प्रशस्ति पत्र आदि दिए जाते हैं, वो नोबेल नाम का आदमी बहुत बड़ा हथियारों का व्यापारी था और हथियारों पर कितने खून के छींटे लगे होते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे धन पर खून के छींटे ही नहीं, वो तो पूरा ही खून से सना हुआ है। यही कारण है कि नोबेल पुरस्कार के इतिहास में पूर्व में भी कई लोगों ने इसे ठुकराया है, लेने से मना कर दिया है। और बर्नार्ड शॉ जैसे लोगों ने खुद तो लेने से मना किया, मगर चालाकी से एक सोसाइटी बनाई जिसके सदस्य और अध्यक्ष वो खुद ही, और पुरस्कार की राशि उस सोसाइटी में डलवाई। टॉलस्टॉय, चेखव या प्रेमचंद को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन इससे साहित्य जगत में उनका कद या योगदान छोटा नहीं हुआ। लेकिन वो उस मुकाम पर है जहां अगर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता भी तो पुरस्कार ही सम्मानित होता। आज का वीडियो पूरा हुआ। आपने यदि वीडियो पूरा सुना है तो आपने अवश्य इसे पसंद किया है। मैं श्रोताओं को बता देना चाहती हूँ कि वैसे तो इस चैनल पर सभी प्रकार की प्रेरक व मनोरंजक किताबें पढ़ी जाएंगी जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकती हैं, किंतु विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद के जीवन पर लिखी किताबें हम आपको सुनाने का अधिक प्रयास करेंगे। यदि आपकी किसी विशेष किताब को सुनने की इच्छा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य किताबें भी सुन सकते हैं। हमने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर कुछ किताबें अपलोड कर रखी हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। तो इसके अगले भाग में ओशो के जीवन की अन्य रोचक घटनाएं व संस्मरण लेकर हम फिर आएंगे। तब तक आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि YouTube की तरफ से श्रोताओं तक वीडियो नहीं पहुंच पाते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।